हेलो फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। पेपर बिल्कुल पास आ गया है और आपकी क्लासेस फिनिश नहीं हुई। चलिए कोशिश करते हैं इसको ख़त्म करने की। नाउ स्टेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। यार अगर हमें अपॉर्चुनिटी खोजनी है, अपने लिए मौके खोजने हैं, तो उसके क्या तरीके होंगे, कौन से स्टेजेस होंगे? तो सबसे पहला क्या है? गेटिंग द आइडिया। आपके पास क्या होना चाहिए? आइडिया होना चाहिए। बिना आइडिया के तो कुछ नहीं होता है। और आइडिया कैसे आता है? द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। जो भी एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेस आइडिया जनरेट करता है मार्केट से देख के, मार्केट एनालिसिस करके कि हाँ क्या मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना। पहले आइडिया, फिर उस आइडिया को अगर हम लेके चलते हैं मार्केट में तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा, क्या इस बिजनेस से हमें पैसा भी मिलेगा, इस आइडिया से हमें कुछ रिटर्न भी मिलने वाला है। नाउ डेवलपिंग द अपॉर्चुनिटीज। एक बार खोज लिया, फिर अब डेवलप करेंगे इस आइडिया को, मार्केट में लेके जाएंगे और मार्केट में कैसे हम इस बिजनेस आइडिया को रियल बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। फिर इवेलुएट करो। जब तक आप रिस्क एनालाइज नहीं करोगे, प्रॉफिट नहीं देखोगे। रिस्क और प्रॉफिट दोनों ऐसी चीज़ें किसी भी बिजनेस में जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप बिजनेस कर लो लेकिन अगर इवेलुएट नहीं करते, अपने आप को जांचते नहीं हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो बिजनेस चलेगा नहीं। इवेलुएटिंग द मैनेजमेंट टीम। आपके एम्प्लॉय जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। तो आप ये देखो कि आपकी टीम में, मैनेजमेंट की जो टीम है उसमें अच्छे लोग हैं या नहीं है। अब देखते हैं टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट। फिजिबिलिटी मतलब ये होता है कि क्या ये रियलिटी में जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा बिजनेस आइडिया है, वो रियलिटी में वो बिजनेस चलने वाला है या नहीं। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस कई तरीके की होती है। तो अब देखो नीड क्यों है फिजिबल टेस्टिंग की। मान लो आप कोई ऐसा आइडिया लेकर आए हो जिसके लिए ना टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ना मार्केट अवेलेबल है, ना उसके टारगेट कस्टमर अवेलेबल, तो फिर क्या क्या करोगे ऐसे बिजनेस करके? तो इसी को कहते हैं फिजिबल टेस्टिंग, फिजिबिलिटी टेस्टिंग। क्या उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या उसके लिए लॉजिस्टिक अवेलेबल है, क्या उसको हम ट्रैवल करवा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम इजिली भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे। द नीड फॉर फिजिबल टेस्टिंग। फिजिबल टेस्टिंग इसलिए आया, एस्टिमेटिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज नीडेड। भैया आप पता तो लगाओ कि आपको बिजनेस करने के लिए कितने लेबर्स की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, कितने कौन से मटेरियल की ज़रूरत है। आइडेंटिफाई करो कहाँ से ये सब मिलेंगे। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस कनेक्टेड इश्यूज। बिजनेस से रिलेटेड जितने इश्यूज है उसको समझना। बिना फिजिबिलिटी एनालिसिस के अगर कोई बिजनेस करने जा रहा है तो हाई चांसेस है कि उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ मेथड। उसके बाद मेथड का, वो मेथड फॉर्मुलेट करो, बनाओ मेथड जिसकी वजह से आपका बिजनेस आगे चल पाए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिबल टेस्टिंग। अब किस किस मेजर पे, किस किस तरीके से हम टेस्टिंग करें ताकि हमें पता रहे। तो देखो देर आर मैनी काइंड्स ऑफ फिजिबल स्टडीज़, बहुत सारे हैं। जैसे कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, जो आप आइडिया लेके आए हो क्या वो टेक्निकली सपोर्टेड है या नहीं। अब जैसे कि आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, आजकल ईजिली लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं, ईजिली लोग जूम मीटिंग कर सकते हैं। तो आप देखो क्या आप एम्प्लॉय आपके टेक्निकली, मतलब टेक्निकल को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ईजिली वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, ज़रूरत की चीज़ें आसानी से अडॉप्ट कर नहीं सकते। मतलब कई लोग होते हैं जो नई नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी आई उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ मतलब कि आपको ये होना चाहिए कि भाई हम नई नई टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी ऑप्टिमाइज, मतलब अडॉप्ट करते चले जाएं और आगे बढ़े, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते तो आपसे कंपटीटर आगे चले जाएंगे। तो देखो किस तरीके से टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को सपोर्ट करेगी। अगर आपके बिजनेस को टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं कर रही है तो शायद हाई चांसेस है कि आप दूसरी स्ट्रेटजी बनाओ। ना फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कि आपने कोई पैसा लगा दिया, वैल्यू बेनिफिट एनालिसिस करते हैं इसमें। पैसा लगाने के बाद मुझे रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मुझे रिटर्न ही नहीं मिलेगा मेरी इन्वेस्टमेंट पे तो मैं क्या करूँगा ऐसा बिजनेस करके। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जांचो कि कितने टाइम में रिटर्न सॉरी कितने टाइम में रिटर्न मिलेगा। ठीक है। फिर मार्केट फिजिबिलिटी, मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में लेके जाऊंगा, कैसे ट्रेड होगी, कैसे मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या उस मार्केट में इजीली एंट्री होती है, कंपटीटर मेरे कौन से हैं, कौन से सर्विसेज मुझे चाहिए होंगे। सेल्स, पूरा का पूरा मार्केट एनालिसिस करो।
ना ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी, मेरे पास जो बिज़नेस आइडिया है उसमें जो मेरे ऑर्गेनाइजेशनल तरीके होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने मेंबर काम करेंगे वो उनकी क्या हायरार्की होनी चाहिए, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन चलने वाला है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन की ही वैल्यू बढ़ानी है। तो ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी में होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, मैनेजमेंट की टीम, ये सब अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में क्या आ जाता है कि जो मेरे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की जो रिसोर्सेज लगेंगे, जो उसकी कॉस्ट लगेगी, जो उसकी डेवलपमेंट वैल्यू होगी, वो कैसे हम उसकी एनालिसिस कर पाएंगे। अगर आपके मतलब बिजनेस की अगर कोई इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं, इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट में उसके रिसोर्स के कॉस्ट नहीं अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो एक तरीके से कॉस्टिंग है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पूरी कॉस्टिंग एनालिसिस करना। बिना कॉस्टिंग एनालिसिस के आप कैसे प्रॉफिट डिसाइड कर पाओगे। लीगल फिजिबिलिटी कि भाई ये अगर कल हो के मुझे किसी से लाइसेंस लेना होगा, किसी अथॉरिटी से लेना होगा, कोई कॉपीराइट की बात आ जाएगी, तो कैसे मैं अपने प्रोडक्ट का कॉपीराइट ले सकता हूँ ताकि कोई और कॉपी ना कर ले। तो अगर मेरे आइडिया को, मेरे प्रोडक्ट को ईजिली कोई कॉपी कर लेगा तो फिर तो मेरा बिजनेस गया। इसलिए लीगली आप कैसे अपने को प्रोटेक्ट कर पाओगे। फिर है शेड्यूल फिजिबिलिटी। शेड्यूल फिजिबिलिटी में आप एक डेडलाइन फिक्स कर लो, एक टाइमलाइन फिक्स कर लो कि मेरे इस प्रोजेक्ट को इस डेडलाइन में ख़त्म कर देना है, इस प्रोजेक्ट को ऐसे फिनिश कर देना, तो वो डेडलाइन भी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। डेवलपिंग अ बिजनेस प्रपोजल। आप बिजनेस प्रपोजल कैसे डेवलप करोगे। भाई बिजनेस प्रपोजल डेवलप तभी करोगे ना जब आपने कोई प्रॉब्लम देख ली है, उस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आ रहे हो, वो सलूशन ही तो आपका एक बिजनेस आइडिया है, तो ये आपका बिजनेस बनेगा। तो अब इसमें देखते हैं बिजनेस प्रपोजल्स के कई तरीके होते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल। इनफॉर्मल सॉलिसिटेड प्रपोजल। इनफॉर्मल प्रपोजल्स होते हैं, जैसे कि पर्सनली किसी को इनवाइट कर दिया, जैसे कंपनी ए इनवाइट अ प्रपोजल टू कंपनी बी, अंडरस्टैंड द कंपनी बी के पास जो भी मर्चेंडाइज है उसके प्राइस, टर्म्स, कंडीशन, ये इनफॉर्मल है, पर्सनली इनवाइट कर दिया नहीं। ठीक है। फॉर्मल, फॉर्मल सॉलिसिटेड प्रपोजल। फॉर्मल क्या होता है कि कंपनी ए रिक्वेस्ट कंपनी बी, कंपनी ए ने कंपनी बी को रिक्वेस्ट किया कि भैया तुम मुझे प्रपोजल भेजो अपने कंपनी की पूरी डिटेलिंग के साथ। इनफॉर्मल में क्या था, कंपनी ने इनवाइट कर लिया। फॉर्मल सॉलिसिटेड में क्या, कंपनी ए कंपनी बी को बोल रही है तुम मुझे प्रपोजल भेजो, रिक्वेस्ट कर रही है। नाउ अनसॉलिसिटेड प्रपोजल, कंपनी बी डिजायर्स टू टेल कंपनी ए रिगार्डिंग दियर सर्विसेज ऑफर्ड। मतलब इसमें क्या, अनसॉलिसिटेड प्रपोजल में क्या है, कंपनी बी खुद ही कंपनी ए को बताना चाहती है कि वो कौन कौन से सर्विसेज ऑफर कर रही है और उसके लिए प्रपोजल देना चाहती है, एक रिक्वेस्ट नहीं है। नाउ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इट्स अ डेप्थ डॉक्यूमेंट। ये एक डेप्थ डॉक्यूमेंट, मतलब इसमें फॉर्मली इनवाइट किया जाता है बिजनेस प्रपोजल के लिए, जो कि कस्टमर को भेजा जाता है कि भैया आप बहुत सारे कस्टमर या बहुत सारे जो वेंडर्स होंगे वो अपने अपने प्रपोजल लेके आएंगे। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ठीक है ना। अभी देखना कोई अखबार में नोटिसेज आती है किसी टेंडर के लिए, जब गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है तो उसमें बहुत सारे टेंडर के लिए हम अप्लाई करते हैं। और रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये भी एक प्रपोजल रिक्वेस्ट है कि अपने कंज्यूमर से कि भैया अपने मतलब वेंडर की प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करो। ना रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, अब जैसे मैंने किसी को अपनी सर्विस के बारे में बता दिया और उसके बाद फिर वो मेरे से क्या बोलेंगे, अपनी कोटेशन दो, तो ये भी प्रपोजल इशू किया जाता है कि भैया अपनी अपनी कोटेशन सबमिट करो। बिना कोटेशन मतलब अपनी प्राइस बताओ, ये प्रोडक्ट कितने में आप देने वाले हो, ये सर्विस कितने में देने वाले हो। अब बिजनेस प्रपोजल के कंपोनेंट्स क्या हैं। अब किसी को आप इनवाइट कर रहे हो, किसी को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को आप, कोई आपको रीच आउट कर रहा है, आपको बता रहा है अपने आइडियाज़ के बारे में, या फिर अपने रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो एक कवर लेटर होना चाहिए। फिर प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे, जैसे कि एक कवर लेटर में कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, आप कौन हो, आपने किसको ये भेजा है। उसके बाद फिर अपने सारे के सारे बिजनेस के जो डाटा है वो अनेक्सर्स लगा के देना कि भाई, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, टेबल, ग्राफ, इमेजेस, मैप के और सपोर्टिंग मटेरियल के साथ कि आपका बिजनेस क्या करती है। कवर लेटर है वो डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, उसमें क्रेडेंशियल नेम होता है, ऑफर प्राइस होता है, बीडर का नाम होता है, प्रपोजल्स होते हैं सारे के सारे, तब जाके अब यह है कि प्रपोजल डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। पहला होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज मतलब नाम, कि किसको ये भेजा जा रहा है प्रपोजल, टाइटल मतलब उस बंदे का नाम। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स,
क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट हमने अनेक्सर्स में लगाए हैं, इनक्लोज किए हैं। फिर एग्जीक्यूटिव समरी, जो कंपनी का सीईओ कोई अगर कुछ अपनी बात बता रहा होता है तो वो उसकी समरी होती है। और फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू, उसके बाद जो भी इश्यूज हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं, एम्बिशंस हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में बताओगे। फिर अप्रोच करोगे कि कैसे आपने किसी इश्यूज़ का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आप आ रहे हो। मेथोडोलॉजी बताओगे, कैसे आपकी कौन सी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हो। और शेड्यूल एंड बेंचमार्क, कि कैसे किस टाइमलाइन में आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हो। फिर कॉस्ट प्रपोजल, कि भाई कितने की कॉस्टिंग होने वाली है। कोटेशन। तो इस तरीके से बिजनेस वर्ल्ड में आइडिया या प्रपोजल पे काम चलता है। अब है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ अ बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल के एडवांटेजेस क्या है? भाई कोई बंदा अगर बिजनेस प्रपोजल दे रहा है, अपने बारे में सब कुछ बता रहा है, कंटेंट में, अनेक्सर्स में, डॉक्यूमेंट में, ग्राफ के फॉर्म में, अपने बिजनेस आइडियाज़ के बारे में एग्जीक्यूटिव की समरी बता रहा है, तो इससे क्या होगा? क्लैरिटी होगी, ग्रेटर क्लैरिटी। भाई बिजनेस प्रपोजल में अगर आपको इतना सब कुछ आ जाए तो आप डिसीजन लेने में हेल्प होगी, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। सपोर्टिंग फॉर फाइनेंसिंग, इससे क्या होगा? बैंक भी अगर कोई पैसा देना चाह रहा होगा तो उसको बिजनेस के बारे में सारी आइडिया मिल जाएगी ना, और किसी बिजनेस में पैसा तो चाहिए ही। तो फाइनेंस में सपोर्ट करता है बिजनेस प्रपोजल। और क्रिएटिंग अ मार्केटिंग रोड मैप, ये मार्केटिंग रोड मैप भी तैयार करता है कि हम इस गुड्स को कैसे प्रमोट करेंगे, हम इस सर्विसेज को कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे अपने टारगेट ऑडियंस तक लेके जाएंगे। जब इतनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगी तो अच्छे से हम एनालाइज कर पाएंगे अपने टारगेट कस्टमर को। ना ऑफर स्ट्रक्चर में अपने कंपनी गोल बता देती है, अपने बेंचमार्क बता देती है, किस लेवल पे वो लोग काम करने वाले हैं। और है सिक्योर टैलेंट, ये कई बार एम्प्लॉय लेने में भी राइट टाइम पे वो जानकारी, राइट टाइम पे वो स्किल कैसे कंपनी के पास आ जाएगी, वो भी हेल्प करती है। ठीक है, एक से दो बार आप इसको करना, मतलब ये थोड़ा सा टिपिकल या कंटेंट इसमें याद रखने वाला है, तो एक दो बार सुन लेना। नाउ एंटरप्राइज प्रोजेक्ट और प्लान। अब देखो, कंटेंट और बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने सुना भी होगा कि क्या होता है। तो देखो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है बिजनेस रिपोर्ट क्रिएटेड बाय द फर्म ओनर और हिज कंसल्टेंट। इसमें अब सीए लोग भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें क्या होता है? द प्लान फॉर अ न्यू बिजनेस, नए बिजनेस का प्लान बताते हैं। उसके बाद एडिंग ऑन टू द एग्जिस्टिंग, अगर पहले से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें और क्या हम ऐड करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल, और हम उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रिक्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक से, कि पैसा दे दो, क्रेडिट मतलब लोन दे दो। नाउ गेटिंग एनी फॉर्म ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से अगर कोई क्लियरेंस चाहिए तो हम वो क्लियरेंस भी लेने की बात करते हैं। Now the following topics must be covered in the business strategy or project report. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में और क्या क्या कवर होना चाहिए? तो देखो, जनरल इन्फॉर्मेशन, इट कवर्स द फॉलोइंग टॉपिक्स। बिजनेस रिपोर्ट में क्या होगा? नेम एंड लोकेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम, उसकी जगह, प्रोमोटर्स की क्वालिफिकेशन, मतलब कंपनी जिसने बनाई है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, इंडस्ट्री की प्रोफाइल, जिस इंडस्ट्री में वो काम करता है उसका प्रोफाइल क्या है। फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जब हम कंपनी बनाते हैं तो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मिलता है। कमर्शियल स्टेक होल्डर, किसी और ने अगर उसमें शेयर होल्डर लिया है तो उसका हम बारे में बताएंगे। द नेचर ऑफ द कंपनी एंड कस्टमर, ने कंपनी का नेचर क्या, उसके कस्टमर्स कौन होने वाले हैं उसके बारे में। और इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेसमैन के बारे में इन्फॉर्मेशन। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, सीएफओ कौन है, सीईओ कौन है, मैनेजर कौन है, वो सब हम बताएंगे। सेकंड होता है बिजनेस वेंचर। बिजनेस वेंचर में प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, सर्विसेज के बारे में बताते हैं, किस लेवल पे हम बिजनेस कर रहे हैं, कितने मतलब हमारे टर्नओवर होने वाला है। और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय हायर्ड, कौन से हमने एम्प्लॉय को हायर किया, स्किल है, सेमी स्किल्ड है, हाई स्किल्ड है। और टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी नीडेड बाय द कंपनी, और कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कंपनी को। पैसा दोगे तभी तो ये टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, फिर तभी तो हम वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के मतलब दे रहे हैं उसको, बैंक को। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे बिजनेस टाइप सच एज कि भाई प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, या फिर कंपनी है। ये बिजनेस के टाइप्स होते हैं इंडिया में, कि आप या तो प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस कर सकते हो अकेले, या फिर पार्टनरशिप बना सकते हो, एलएलपी बना सकते हो, और कंपनी बना सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो आपकी कंपनी है उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कौन है हेड जो सारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर, कौन क्या काम करता है। डिवीजन और ऑर्गेनाइजेशन को, कितने डिवीजन है। मैनेजमेंट हिरार्की क्या है, सीनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव कौन है, मैनेजमेंट टीम मेकअप क्या है। मेंबर इंफॉर्मेशन बताओ, और नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ मैनेजर कितने हैं। ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन, विजन होता है
कि भाई हमें कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है, मिशन होता है, वो हासिल करने का रास्ता क्या है वो तो बताओ। विजन और मिशन, नेम, लोकेशन एंड अदर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताना पड़ेगा। ना 4 है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में बताना पड़ेगा कि स्किल है, सेमी स्किल्ड की लेबर की हमें ज़रूरत है, लेबर प्रोक्योरमेंट और दी लेबर हम कहाँ से लेंगे, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होगी, ट्रेनिंग की कॉस्ट भी होगी, उन लोगों को ट्रेनिंग भी देनी है ना हमें। फिर है प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान में लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ है, टेक्नोलॉजी कैसे है, कौन सी मशीन है तुम्हारे पास, फिजिकल साइट और प्रोजेक्ट क्या है, प्लांटेड मशीनरी में रॉ मटेरियल और प्लांट की कैपेसिटी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम कहाँ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होगी, ये सब हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं इसमें। अगला प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन मीन्स कि नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे रहने वाला है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, मतलब अगर दिल्ली में अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा तो दिल्ली में तो AQI लेवल जो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो एनवायरमेंटली वजह से आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा, बंद कर देंगे। यहाँ तो स्कूल कॉलेज भी बंद कर देते हैं पॉल्यूशन की वजह से, तो बिज़नेस कहाँ, तो इसीलिए आपको ऐसे लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे एनवायरमेंटली सपोर्ट मिले बिज़नेस को। नाउ द मार्केट प्लान, कि भाई कंज्यूमर कौन होने वाला है प्रोडक्ट का, डिमांड कौन करेगा, डिमांड क्या है प्रोडक्ट का, प्राइसिंग क्या रहने वाली है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, कि हमारे प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट भी कोई अवेलेबल है क्या, प्रमोशन कैसे करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे होगी, और न्यू मार्केट में अवेलेबिलिटी है या नहीं है, कैसे करवाएंगे अगर हम नए मार्केट में जाएंगे, तो मार्केटिंग प्लान करो, प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर हम कैसे करेंगे, प्राइस क्या रहने वाली है, फिजिकल प्लेस क्या रहेगा, और कैसे हम प्रमोशन करेंगे, ये सब मार्केटिंग का आइडिया है। फिर फाइनेंशियल प्लान देखो, फाइनेंशियल प्लान में हमें फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है, हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है बिज़नेस को चलाने के लिए, हमारे सोर्स क्या है फाइनेंस का, या तो हम खुद लगा रहे हैं, या तो हमने कर्जा ले लिया, या तो आप लोन दे दोगे, टर्म लोन दे दोगे तो हम बिज़नेस में पैसे लगाएंगे, ग्रांट और सब्सिडी अगर कोई गवर्नमेंट से मिल रही है तो वो बता दो, और प्रोजेक्शन बताओ कैश फ्लो का क्या रहेगा, फिक्स असेट, टोटल इनकम, प्रॉफिट और ग्रोथ रेट, ये पूरा प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताना होता है। फिर अदर में और क्या बताओगे बिजनेस का, बिजनेस हैजार्ड्स लिंक्ड, बिजनेस के लिंक कितने हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट वेंडर के साथ हमने कांटेक्ट कर लिया, मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट ले लिया, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा, कंटीजेंसी प्लान अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पेपर वर्क क्या है, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ये बताओगे आप। सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्लान की भाई नेशनल इकोनॉमी को हम कैसे सपोर्ट करने वाले हैं, और टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी के टेक्निक्स जैसे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, मतलब अपने गुड्स को कैसे हम कहीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचाएंगे, वो लॉजिस्टिक में आ जाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, की हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है या मेंटेन रहे, उसके लिए हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होनी चाहिए। और फिर क्वालिटी कंट्रोल भी होनी चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस ज़्यादा चलेगा नहीं। अब प्रोजेक्ट इवेलुएशन, प्रोजेक्ट तो आपने बना लिया बहुत अच्छा, इतना सब कुछ बता दिया उसको, मार्केटिंग बता दिया ये सब, लेकिन उसको एक्सटर्नल एजेंसीज इवेलुएट करती है। तो अब देखो प्रोजेक्ट को इवेलुएशन कैसे होता है, आपकी प्रोजेक्ट ठीक है या नहीं है वो कैसे इवेलुएट किया जाएगा। सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस की जाएगी। इकोनॉमिक एनालिसिस में ये देखेंगे कि रॉ मटेरियल की क्या स्पेसिफिकेशन है, रॉ मटेरियल की स्पेशलाइजेशन क्या है, कितनी कैपेसिटी ये रख सकते हैं, एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट कितनी अभी तक बनाई है, और कंपनी की लोकेशन क्या है, गवर्नमेंट्स के रेगुलेशन क्या गवर्नमेंट की कोई ऐसी रेगुलेशन तो नहीं है जो इस बिज़नेस को रोक रही हो। फिर एनालाइजिंग फाइनेंस को भी एनालाइज करना कि भाई फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल कितना है, ब्रेक इवन इवेल्युएशन क्या, कितने पैसे, कितनी प्रोडक्शन पे जाके या कितना बिजनेस करने पे इनका जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगा। एनालाइज करना ऑपरेटिंग साइकिल को, कि प्रोडक्ट खरीदने से लेके रॉ मटेरियल खरीदने से लेके फिनिश प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो पैसा आता है उसके बीच में कितने टाइम का गैप है, कितने दिनों में ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके पैसे खरीदने, मतलब फिनिश प्रोडक्ट को बेच के पैसा भी रियलाइज़ करा लेते, तो उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। फिर अकाउंटिंग रेशियोज़ को चेक करना, मार्केटिंग रिसर्च को भी इवेलुएट करना होगा कि भाई डिमांड प्रेडिक्शन ठीक हुआ या नहीं हुआ, कि हमें ये पता है कि हम आज 1 लाख पीस बना ले, तो हमें पता है कि डिमांड इसकी 1.5 लाख की है, तो हम 1 लाख पूरा बेच पाएंगे। मार्केट फोकस करना, ओपिनियन रिसर्च करना, फुल एन्यूमरेशन टेक्निक, सर्वे करवा लो, कस्टमर एक्सपीरियंस का अप्रोच, कस्टमर से एक्सपीरियंसेस ले लो, ये सब छोटे मोटे हैं। बस इसमें आपने थोड़ा बहुत चीज़ें लिखनी है, मेन हेडिंग को रखे लेना याद।
फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी में देखो कि भाई लैंड साइट कहाँ अवेलेबल है, कहाँ पे ये जगह है, क्या वहाँ पे वाटर, पावर, ट्रांसपोर्टेशन ये सब अवेलेबल है या नहीं, सर्विस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं। आगे है मैनेजमेंट टैलेंट। मैनेजमेंट टैलेंट मतलब मैनेजरियल स्किल क्या है, मैनेजरियल की कॉम्पिटेंस क्या है, मैनेजरियल एबिलिटी, जो मैनेजर है उसकी स्किल क्या है, मैनेजर इतना लायक है भी नहीं कि हमारे बिजनेस को चला सके, मैनेजर की एबिलिटी ये सब। फिर टेक्निक्स फॉर प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। किसी प्रोजेक्ट की इवेल्युएशन होती है नेट प्रेजेंट वर्थ से या फिर IRR से, और पे बैक ड्यूरेशन, मतलब अगर मैंने 1 करोड़ लगा दिया तो 5 साल में आ जाता है तो भाई 5 साल इसका पे बैक ड्यूरेशन रहेगा। द टिपिकल रेट ऑफ रिटर्न ARR, ये सब मेथड है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, और इंडेक्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी PI से। बस इतना ही बहुत है। तो इस तरीके से ये चैप्टर भी फिनिश होता है। ठीक है, अब है आपका यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम, कि भाई एंटरप्रेन्योर्स को कैसे सपोर्ट किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करते हैं नए चैप्टर के साथ।